Welcome students. 10th class Science फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है ये देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट इसका देखा था इंट्रोडक्शन का, अब हम इसे बैलेंस करते हैं और इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है ये भी देखना है। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट। तो ये बैलेंस जो किया जाता है इसके पीछे जो प्रिंसिपल है उसे कहा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये प्रिंसिपल है इसके पीछे। हमारे पास यहाँ पर R1 R2 दो रिएक्टेंट्स हो गए और प्रोडक्ट में हमारे पास MgO है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि मास जो Mg का है या ऑक्सीजन का है या MgO में जो मास है यानी कि वज़न जो है, सो मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है वाइल डूइंग द केमिकल इक्वेशंस। जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पर अगर हम कहते हैं कि अगर Mg हाफ के जी लिया गया है और ऑक्सीजन हाफ के जी लिया गया है तो MgO जो है वो 100 kg ही होगा, 1 kg ही होगा, सॉरी। इट मीन्स ना तो ये 900 ग्राम है और ना ही 110 ग्राम है, इक्वल होनी चाहिए। करेक्ट। तो अब ये जो वेट करने का जो मकसद है या वेट जो हम करते हैं वो बहुत टफ हो जाता है केमिकल इक्वेशंस में। तो इसे साधारण और सिंपल बनाने के लिए हम इसे एटम के रूप में कैलकुलेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर Mg एक एटम है, ऑक्सीजन दो एटम है, तो इनको रिएक्शंस किया गया तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट कितना होगा। सो नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स में हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जो एलिमेंट है आफ्टर इक्वेशंस, राइट। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आफ्टर इक्वेशंस। इक्वेशन के पहले और इक्वेशन के बाद नंबर ऑफ एटम जो है एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए। अब इसे कैसे सेम किया जाए, राइट। तो स्टेप 1 देखते हैं हम लोग सबसे पहले। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इस रिएक्शंस को दोबारा लिख लिया, हेयर इट इज़। अब यहाँ पर कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सर यहाँ पर Mg एक है, ऑक्सीजन दो है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो MgO है, तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग 2 लिख दें। वेरी सिंपल, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO2। ये तो बन गया। यहाँ पर Mg भी एक और 2 भी दो रिएक्शन से पहले, और जब उसमें हीट डाला गया तो वो MgO2 बना दिया गया, तो Mg भी एक, यहाँ पर O2 दो बन गया। बट ऐसा हम नहीं कर सकते, राइट। क्यों नहीं कर सकते? वी कैन नॉट चेंज केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूले को चेंज नहीं करेंगे। हमारा फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO। वी नेवर राइट MgO2। MgO2 फार्मूला नहीं है, MgO है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हम फार्मूले में चेंज नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है फार्मूले में अगर चेंज नहीं करेंगे तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा? आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ से 2 हटाया जाए। अब आप क्या करें कि सबसे पहला स्टेप, इन सभी एलिमेंट्स को जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट हैं उसको एक ब्रैकेट से बंद कर लें। ब्रैकेट से बंद करने का अर्थ ये हुआ कि आपने जो भी काम करना है ब्रैकेट्स के बाहर करना है, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं करना। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप केमिकल फार्मूले को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब आइए, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो स्टेप 1 या स्टेप 2 आइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स, हमारे पास एक मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन था। ये रिएक्टेंट्स में इसके कितने एटम हैं? Mg के एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। और प्रोडक्ट जो है उसमें Mg एक है और ऑक्सीजन एक है। इसे अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस यहाँ पर ऑक्सीजन को देखकर करना पड़ेगा, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा है उसी को देखना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस है, रिएक्टेंट्स यहाँ पर 2 हैं ऑक्सीजन के और प्रोडक्ट में 1 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंस जहाँ पर है इन एटम में उसको आपने चेक करना है। नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 यूज़ कर देते हैं, हेयर इट इज़ वी इंट्रोड्यूस 2 हेयर, और यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ब्रैकेट्स के बाहर लगाया। ब्रैकेट्स के बाहर 2 लगाने का अर्थ ये हुआ कि ये 2 जो है Mg को भी मल्टीप्लाई करेगा और O को भी मल्टीप्लाई करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो अगर हम दोनों 2 हो गए तो इसे हम चेंज करते हैं, राइट। स्टेप 3 में हमने ये दोनों को हटा दिया और ये दोनों को यहाँ पर लिख दिया 2, क्योंकि 2 लगाने से प्रोडक्ट में Mg भी 2 हो चुका है और ऑक्सीजन भी 2 हो चुका है। अब ऐसा अगर है तो Mg रिएक्टेंट में
1 है, इसे ब्रैकेट को या इसमें भी ब्रैकेट्स में हमें आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कर देते हैं तो ये बैलेंस इक्वेशन पूरा हो जाता है। हो सकता है कि अभी आपको ये समझ में ना आए, 2-3 इक्वेशंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर इसे चेंजेस कर देते हैं। तो हेयर इट इज़ 2mg + O2 = 2mgO। दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर है? बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे आप प्रैक्टिस करें। और आइए एक और देखते हैं रिएक्शंस, तो जल्दी क्लियर हो जाए आपको। सेकंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। हमने इसे पढ़ा कैसे है? Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, जबकि पढ़ना कैसे चाहिए इसे देखिए। और उससे पहले हम देखें कि यहाँ पर कुछ, जब केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ और भी नई चीज़ों के साथ में बात करते हैं जो हमें आगे आने वाले समय में याद करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने यहाँ पर सभी के नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और स्टेट लिखे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु भार, राइट। सबसे पहले देखा जिंक, राइट। Zn को हम जिंक कहते हैं। सो Zn पढ़ने के बजाय आप जिंक पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मार्ट बनना है आपको। सेकेंड, जिंक जो है यानी कि Zn जो है उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। ये हमें आज लर्न करवा रहे हैं। रीज़न इसका ये है कि आगे इसके चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जिंक जो है वो सॉलिड होता है कि सभी एलिमेंट जो है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई गैस फॉर्म में है, पर जिंक जो होता है वो बाय नेचर सॉलिड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन। सेकेंड, हाइड्रोजन जो का सिंबल है H और उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और ये गैस है, राइट। इसके बाद देखिए सल्फर S, सिंबल है S और इसका एटॉमिक नंबर है 16। पीरियोडिक टेबल 9th क्लास में आपके सभी को पीरियोडिक टेबल में नंबर दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर। ये हमें बहुत ज़रूरी होते हैं रिएक्शंस करने के समय या कंपाउंड बनाने के समय। तो 16 और ये सल्फ़र जो है वो सॉलिड होता है। हाइड के उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो इसका सिंबल है O और एटॉमिक नंबर इसका 8 और ये एक गैस होती है, राइट। अब आइए हम देखते हैं पहले H2SO4, राइट। H2SO4 को हमने पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड, ना कि H2SO4। तो पहला हमने पढ़ा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड बोलें या सब अम्ल बोलें, एसिड्स का मतलब अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट। तो और ZnSO4 दिस इज कॉल्ड जिंक सल्फेट, राइट, जिंक सल्फेट। अब स्टेप 1 में आइए, अब बैलेंस करते हैं। ये याद रखना है आपको, H2SO4 को आपने सल्फ्यूरिक एसिड बोलना है और ZnSO4 को आपने जिंक सल्फेट बोलना है। फार्मूला याद करने हैं और इस प्रकार से हमने लर्न करने का सिस्टम सीखना है। तो स्टेप 1 में हमने पहले इक्वेशंस को लिख लिया और लिखने के बाद आपको बताया गया है कि इसे आपने ब्रैकेट्स में बंद करना है, क्योंकि फार्मूले हमने चेंज नहीं करने हैं इक्वेशन को बैलेंस करते समय, राइट। अब हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, करेक्ट। अब आइए स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने सभी एलिमेंट्स को लिख दिया और रिएक्टेंट्स में वो कितने कितने एटम्स हैं। जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 4 है। प्रोडक्ट में हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में देख रहे हैं 1 है, 2 है और 1 है और 4 है, यानी ऑलमोस्ट क्या देख रहे हैं हम, दोनों साइड बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना, और अगर ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट इक्वल्स प्लस H2, ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर जिंक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लिक्विड है और जिंक सल्फेट जो है वो सॉलिड है और हाइड्रोजन जो है वो गैस है। एंड इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इस रिएक्शंस को पढ़ना कैसे है। और इस कभी कभी क्या होता है कि हमें इस इक्वेशन से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया जाता है। तो अभी भी तो लिखा हमने, इसी बैलेंस के इसी भी प्रश्न बन गया। जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्मार्ट रिजल्ट मिलता है। तो जिंक प्लस H2SO4 यानी कि जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आंसर क्या हो जाएगा। सो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम
dilute acids and to form zinc sulfate and hydrogen gas is evolved. अब प्रश्न उठता है कि इसका आंसर इस प्रकार कैसे लिखा जाए। यहाँ पर देखिए कुछ और भी आपको नई नई बातें बताई जा रही है। जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसकी रिएक्शन करने की पावर ज़्यादा होगी, राइट। जिंक हाइड्रोजन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और फिर ये किससे रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जो कि तरल है, तनु बोला गया है इसमें, डाइल्यूट एसिड्स बोला गया है, राइट। तो उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो वो चूँकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को हटा देता है कि आप हटिए, डिस्प्लेस कर दिया, उसे हटाया और उसकी जगह में वो खुद फिट हो गया, राइट। तो SO4 के साथ में Zn आ गया और H2 को हटा दिया उसने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्ले द हाइड्रोजन, इसलिए उसने हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद Zn जो है वो जिंक जो है SO4 के साथ जुड़ गया और जिंक सल्फेट बन गया, राइट। और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो उसका जवाब ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड एंड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आंसर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि जिंक मोर रिएक्टिव है या नहीं तो चलिए आइए अगला देखते हैं। CO प्लस H2 इक्वल टू CH3OH। आपके पास ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सभी के मैंने सिंबल, एटॉमिक नंबर, स्टेट दे दिए हैं, इसे आपने लर्न करना है। तो सबसे पहले CO को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपके साथ बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं, जिनका नाम याद रखेंगे वो सच्चा फ्रेंड है। तो CO को आपने याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, नॉट CO, राइट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, और साथ में हाइड्रोजन, राइट। और तीसरे में है CH3OH। ये थोड़ा सा टिपिकल नाम इसके हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिथेनॉल। आपको कार्बन चैप्टर में ये समझ में आएगा कि इसका नाम मिथेनॉल क्यों पड़ा है, क्योंकि साथ में OH लगा हुआ। OH जो है उसे हम कहते हैं अल्कोहल, और जो CH3 है वो बेसिकली CH4 से आया है। CH4 है मीथेन, और यहाँ पर मीथेन में से अगर एक H निकाल लिया जाए तो वो बनता है मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं इसे मिथाइल अल्कोहल, लेकिन इसका केमिकल नेम जो है वो है मिथेनॉल, राइट। सो इसे याद रखें मिथेनॉल के रूप में। तो स्टेप 1 आइए, पहले हमने इक्वेशन को लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी। रीज़न ब्रैकेट लगाने का आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने फार्मूले में चेंजेस नहीं करनी है। ये रिएक्टेंट्स है और ये आपका प्रोडक्ट्स है। स्टेप 2 में हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, रिएक्टेंट्स कितने कितने हैं उसके आइटम्स ये लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें फ़र्क है। अब अगर आप इस फ़र्क को देख रहे हैं तो चेंजेस कैसे, कहाँ और किसको पहले करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि चेंजेस आपको हाइड्रोजन में करना पड़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में 4 है। तो पहले 4 है तो रिएक्टेंट्स में ठीक करेंगे, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएंगे तो ब्रैकेट्स के बाहर अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो चुका, राइट। तो हम चेंजेस कर देनी चाहिए, स्टेप 3 को 4 कर दिया। अब आप देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो और कहीं कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है इक्वेशन आपका बैलेंस बन जाता है। तो राइट डाउन इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और CH3OH जो है वो लिक्विड है, राइट। मिथेनॉल लिक्विड के रूप में होता है। अब इस इक्वेशन को कैसे पढ़ना है और इस पर प्रश्न क्या बन सकता है या लर्न कैसे किया जाए, तो आप सिंपल लर्न करें। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशन टू फॉर्म मिथेनॉल। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है किसी कंडीशन में, अब ऐसा नहीं होता कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बाजार से खरीद के लेकर आए, हाइड्रोजन खरीद के लेकर आए, उसको मिला दिया तो मिथेनॉल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ उसमें सर्टेन कंडीशंस होते हैं, उसके रूम टेम्परेचर देखने पड़ते हैं कि तापमान जितना चाहिए उसको उतना मिला है नहीं मिला है, या कुछ और भी चीज़ें उसमें डालनी है या नहीं डालनी है। तो इस प्रकार से ये हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तो अभी आप समझ रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडर सम condition to form methanol.
सो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ शर्तों के तहत हाइड्रोजन साथ प्रतिक्रिया करके मिथेनॉल बनाता है। आई थिंक केमिकल इक्वेशन समझ में आ चुका है आपको, और बैलेंस कैसे करना है क्लियर है। आइए एक और देखते हैं हम लोग, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, आयरन। Fe को हम लोग आयरन कहते हैं या फेरम भी कहते हैं। इसका सिंबल Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर 26 है और ये सॉलिड होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में आपको पहले से ही मालूम है। नाउ Fe दैट इज़ कॉल्ड आयरन, और इसका लैटिन नेम फेरम भी है, लोहा बेसिकली। H2O वाटर, और Fe3O4 दिस इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। नाउ स्टेप 1, हमने पहले इसे एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख दिया और इसे हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट्स में क्यों डाला जाता है। नाउ थिंक इज दैट दिस इज रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट्स, राइट। स्टेप 2, हेयर इट इज़, सभी एलिमेंट्स का नाम लिख दिया हमने। रिएक्टेंट्स में कितने आइटम हैं हमने लिखा, 1, Fe1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। और प्रोडक्ट में देखें तो Fe3 है, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन जो है वो 4 है, राइट। नाउ स्टेप 3 अगेन हमने लिख दिया सेम। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले चेंज किस में करना है, ऑक्सीजन में। तो हेयर इट इज़ राइट डाउन 4, राइट। यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब रिएक्टेंट्स में अगर हमने 4 लिख दिया तो क्या होगा, 4H2O। 4 जो है वो H के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और O के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले O के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 चेंजेस हो गए, राइट। ऑक्सीजन कंप्लीट। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H जो है वो 8 हो गया, राइट। तो यहाँ इसी भी चेंज करें, इसे 8 कर देते हैं। अब जैसे ही ये 8 हुए हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में भी चेंजेस करने पड़ जाएंगे H के लिए, क्योंकि H यहाँ पर 2 है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम रिड्यूस करते हैं 4 को, एंड देन हेयर इट इज़ 8। अब ये कंप्लीट हो गया ना। बट Fe इज अभी भी चेंज करने वाले बाकी रह गया। Fe प्रोडक्ट में 3 है और रिएक्टेंट्स में 1 है, तो हमने Fe में यहाँ पर 3 यूज़ किया और यहाँ से 3 हटाकर 3 यूज़ कर लिया। नाउ इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। Fe जो है वो सॉलिड है, H2O लिक्विड है, Fe3O4 सॉलिड है और H2 गैस है, राइट। नाउ इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, क्लियर। अब इस सम्स को इस केमिकल इक्वेशन को कैसे रीड करना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, रीड करने वाली बात इंपॉर्टेंट है। इसे बार बार रीड करें और इसे अपने माइंड में फिट कर लें कि द आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर। द आयरन यानी कि Fe रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है, आयरन ऑक्साइड। लेकिन ये जो आयरन ऑक्साइड है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, एंड रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। लोहा पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी छोड़ता है, राइट। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शंस को लर्न करेंगे, ना कि Fe + H2O = Fe3O4 + H2 ऐसे ही लर्न करना है। जब आप इसे सेंटेंस को पूरा पढ़ लेंगे तो इक्वेशंस को बैलेंस करना आपको जल्दी आ जाएगा। सो द आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एक और देखते हैं। फाइनली CaO + H2O = CaOH का होल 2, और हमने सभी को यहाँ पर उसके एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं, याद करने बहुत ज़रूरी है। हेयर इट इज़, कैल्शियम का फार्मूला है, सिंबल है Ca और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और ये सॉलिड है। CaO इट इज़ कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी कहते हैं, अनबुझा चूना। आप देखेंगे इस चैप्टर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं जब, तो आसानी से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। कैल्शियम अच्छा Ca, ऑक्साइड यानी कि O, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। लेकिन अगर बोला जाए क्विकलाइन तो आप समझ नहीं आया कि क्विकलाइन जो है किसका फार्मूला है। तो कुछ ऐसे नेम्स भी हैं जिसे आपको याद रखने हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन भी कहा गया है, CaO। अब CaOH का होल 2, राइट। अब इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइन।
वो अनबुझा चूना, ये बुझा चूना, राइट, स्लैग्ड लाइम। नाउ अब आइए स्टेप 1 को देखते हैं और इसे ब्रैकेट्स में पहले डालते हैं। ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, सभी एलिमेंट्स हमने एक एक बार लिख दिए और सभी के एटम्स हमने लिख दिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में जो भी कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में भी सेम है, इसलिए हमें यहाँ पर बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, यह ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। CaO जो बना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड है, वाटर लिक्विड, और CH3OH जो है वो एक्वा है। अब प्रश्न उठता है कि एक्वस का मतलब क्या होता है, एक क्यों लिखा हुआ है। एक्वस मीन्स जिसमें ऐसा सॉलिड जो कि पानी में घुला हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, जो सॉल्वेंट है वो वाटर होना चाहिए, यानी कि पानी में जो चीज़ घुल रही है उसे हम एक्वस कहते हैं। तो इसे हमने लर्न कैसे करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ विग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विग्रसली का मतलब बहुत तेज़ी के साथ, तीव्रता के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम वाटर के साथ में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना भी कहते हैं। हो सकता है कल को आपको क्वेश्चन आ जाए कि चूने को बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या चूने के बुझाने की प्रक्रिया का इक्वेशंस बनाएं, तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि चूने को बुझाने वाला क्या हो सकता है। तो ये चूने के बुझाने वाला प्रक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ vigorously with water to form calcium hydroxide and this process is called slacking of lime. चूने को बुझाना कहते हैं। Now calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में घुलकर इसका घोल जो बनता है उसे चूना पानी भी कहा गया है, राइट। सो मैं समझता हूँ कि इसे आपने समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग करना, राइट, क्लियर है। तो एक और देख लें हम लोग, चलिए CaOH का होल 2 प्लस। अब ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसी के आगे अगला स्टेप है, इसीलिए ये इसे आपको दिया गया, राइट। ये आपको एटॉमिक नंबर सभी के हमने लिख दिए, पहले आपने इसे देखना है। CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम, बुझा चूना। अगर इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं, CO2 को मिलाते हैं, राइट, तो CaCO3 बनता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर वही जो कि आप दीवालों में जिसके साथ सफ़ेदी करते हैं, राइट। तो स्टेप 1 आपने इसे ब्रैकेट्स में डाला और इसे आप रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और सभी एटम को लिखने के बाद सभी के टोटल एटम लिख दिए और प्रोडक्ट लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, राइट। और यहाँ पर CaOH का होल 2 जो है वो एक्वस है, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है पहले ही। इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ इसे पढ़ना कैसे है, इनसॉल्यूबल मिल्की वाइट प्रेसिपिटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को हमने पहले प्रोडक्ट को पहले लिख दिया और रिएक्टेंट को बाद में लिख दिया। ये कुछ तरीके होते हैं टॉपर्स के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स पहले बोला जाए और प्रोडक्ट बाद में बोला जाए, पहले प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है। तो इनसॉल्यूबल मिल्की वाइट प्रेसिपिटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया अघुलनशील दूधिया सफ़ेद ऑफ शेप जो है वाटर में इसमें साथ में प्रोड्यूस होता है। कब? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो कभी कभी प्रोडक्ट को पहले बोलकर रिएक्टेंट को बाद में बोला जाता है, कभी कभी रिएक्टेंट को बोलकर प्रोडक्ट को। तो ये ढंग होते हैं अच्छे प्रोनाउंसिएशन करने के और अच्छी तरह समझने के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। बहुत सी तरह से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज में इसमें दिए हुए हैं बहुत सारे केमिकल इक्वेशन, उसको आपने बैलेंस करना है और वो खुद कोशिश करनी है, राइट। क्लियर है। तो फाइनली एक और हम लोग बैलेंस इक्वेशन देख लें, आइए। Here it is CH4 plus O2 equal to CO2 plus H2O, CH4 that is methane, oxygen, carbon dioxide gas and water। अब हमें इसे स्टेप 1 ब्रैकेट्स में डाल दिया गया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। सभी एलिमेंट्स को लिख दिया गया। प्रोडक्ट 1 4 2 और हेड इज़ 1 2 3 चेंजेस हैं, काफ़ी चेंजेस करने वाले हैं स्टेप 3 में। आइए हमने इसको चेंज करते हैं। कैसे करना है चेंजेस, पहले हमने इसको नोट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि पहले आप H को चेंज करें या O को चेंज करें।
तो आप देखिए दोनों का डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा है पहले उसको चेंज करें। तो H में रिएक्टेंट्स 4 हैं और प्रोडक्ट में 2 हैं, तो इनका डिफरेंस 2 बन रहा है, जबकि ऑक्सीजन में 2 और 3 है यानी 1 बन रहा है। तो पहले हाइड्रोजन को चेंज करना है, जिसके भी एटम्स में डिफरेंस ज़्यादा हो पहले उससे चेंज किया जाता है। तो रिएक्टेंट्स में 4 हैं हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 2 हैं, तो मतलब प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पर 2 लगाया जाए, अब तो 4 हो गए। तो जैसे ही 4 हो गए इसे आपने चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब 2 लिखा गया तो ऑक्सीजन में तब्दीली आ गई। अब ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाते हैं, तो इसे चेंज कर देते हैं पहले प्रोडक्ट की तरफ, 4 हो गए। अब आप ऑक्सीजन को ठीक करेंगे, ऑक्सीजन इधर 2 है रिएक्टेंट्स में लेकिन चाहिए 4, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे और यहाँ पर 2 लगाकर 4 हो जाते हैं। अब आप देखें 1 4 4 1 4 4, सो इक्वेशन इज बैलेंस, राइट। अब इस इक्वेशन को कैसे पढ़ना है? व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस द रिजल्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। जब यह प्रक्रिया होती है तो परिणाम के रूप में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने मीथेन और ऑक्सीजन की चर्चा ही नहीं की कि मीथेन और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है, हमने इसको ड्रॉप कर दिया। दिस इज़ द वन ऑफ द वे, ये भी एक तरीका है कि व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब यह प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया? यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो। सो व्हेन दिस रिएक्शंस टेक प्लेस द रिजल्ट में क्या आया? द रिजल्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी बहुत सारी आती है इसमें, राइट। सो आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। पॉज करके 2-3 बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, राइट। सो थैंक्स।